अहमद नाम का एक 25 साल का लड़का था जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वहाँ पर उसकी मंथली सैलरी 40,000 रुपये थी, जो भारत के अंदर एक अच्छी इनकम मानी जाती है। हालांकि अपनी इस इनकम से अहमद भी काफ़ी खुश था, लेकिन उसके मन में एक डर था कि वो एक प्राइवेट कंपनी के अंदर है और ये कंपनी डिग्री से ज़्यादा हुनर को प्रायोरिटी पर रखती है। जहाँ कल को अगर कोई ज़्यादा हुनर वाला एम्प्लॉय उनको मिल जाता है तो वो पुराने एम्प्लॉयज़ को निकालने से पहले ज़्यादा नहीं सोचते। इसके अलावा उसके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से एक भी रुपया कमा सके वो। अहमद का वहाँ पर एक दोस्त था सुमित नाम का, जो महीने के 90,000 रुपये कमाता था। सुमित उसी कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट में मैनेजर का रोल संभालता था। सुमित के अंदर एक खास बात यह थी कि उसमें हुनर काफ़ी ज़्यादा था और इससे वो हर टाइम काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आता। उसे देखकर ऐसा लगता कि मानो उस पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है। ऑफिस में सबसे ज़्यादा अगर कोई चिल माइंडेड इंसान था तो वो सुमित ही था। अब एक दिन सुमित कॉफ़ी लेने के लिए कैंटीन में जाता है एंड वहाँ पर वो देखता है कि अहमद किसी गहरी सोच में बैठा हुआ है। सुमित अपनी कॉफ़ी लेकर अहमद के पास ही बैठ जाता है एंड उससे पूछता है कि अहमद, इतनी गहरी सोच में क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? अहमद बोलता है कि यार सुमित, क्या बताऊँ, मैं डर में जी रहा हूँ। डर? किस बात का डर? सुमित, तुम्हें तो पता ही है इस कंपनी के जो ऑनर हैं वो कितने स्ट्रिक्ट हैं। वो छोटी सी गलती पर भी जॉब तक से निकाल देते हैं एंड गॉड ना करे अगर कभी मुझसे भी कोई गलती हो गई एंड उन्होंने बाकियों की तरह मुझे भी जॉब से निकाल दिया तो मैं तो यार बर्बाद ही हो जाऊंगा, क्योंकि यही इकलौती जॉब है मेरे पास पैसा कमाने के लिए। सुमित ने अहमद को समझाया, अहमद तुमको पता है मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ? क्यों मुझे तुम ज़्यादातर टाइम चिल मोड में ही देखते हो? क्यों सुमित, बताओ मुझे। क्योंकि जिस डर में तुम आज हो, इस डर को मैं काफ़ी टाइम पहले बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। मतलब? मैं समझा नहीं। देखो, तुम्हारे डर की मेन वजह क्या है कि ये जो तुम्हारा एक लौता इनकम सोर्स है, बट मेरे साथ में ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी अपने लिए इतने एसेट्स क्रिएट कर चुका हूँ कि अब मुझे जॉब सिक्योरिटी की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इन एसेट्स की वजह से अब मेरी मल्टीपल जगहों से इनकम आ रही है। एसेट्स? ये क्या होता है? अहमद, एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो तुमको पैसा कमा कर देती हैं, जैसे तुम्हारे केस में तुम्हारी ये नौकरी। बट प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही एक एसेट है। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक और एसेट है, मेरा बैंक अकाउंट, क्योंकि वहाँ पर मेरा पैसा हर साल 4% से ग्रो हो रहा है, वो भी मेरी बिना इन्वॉल्वमेंट के। ये है ना मेरे लिए एसेट। अहमद, ऐसा तुमको लग रहा है, बट अगर तुमने अपना बचा हुआ सारा का सारा पैसा बैंक में रख रखा है तो वो तुम्हारे लिए एक एसेट नहीं, एक लायबिलिटी है जो तुम्हारा लॉस करा रही है। वो कैसे? देखो, एक सिंपल सी कैलकुलेशन से मैं समझाता हूँ तुमको। तुम्हारा बैंक तुमको हर साल 4% इंटरेस्ट दे रहा है, यानी अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो 1 साल के बाद तुमको उन पर 4,000 रुपये मिलेंगे। बट इधर अगर तुम महंगाई को देखो तो यहाँ पर हर साल 7 से लेकर 9% तक का जंप आ रहा है। यानी इस साल अगर तुम्हारे राशन पानी और ज़रूरत की चीज़ों की कीमत अगर 1 लाख रुपए है तो अगले साल तुमको इतने ही राशन पानी और ज़रूरत की चीज़ों के लिए लगभग 1,08,000 रुपये चाहिए होंगे। तो अब तुम समझो, इनडायरेक्टली तुम्हारे बैंक के अंदर उन पैसों की वैल्यू बढ़ नहीं रही, उल्टा कम होती जा रही है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन अब तुम ही बताओ सुमित, मैं और कौन कौन से एसेट्स क्रिएट करूं जिससे मुझे भी तुम्हारी तरह अलग अलग जगहों से रेगुलर इनकम आती रहे। देखो, मैं तुमको वो एसेट्स बता देता हूं जो मैंने खुद के लिए बनाए हुए हैं। इन्हीं में से तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है। मेरे पास अभी के टाइम में 4 एसेट्स हैं जहाँ से मुझको फाइनेंशियल तौर पर या तो रेगुलर इनकम आ रही है या इनकम बढ़ाने के रास्ते खुल रहे हैं। एंड इसमें सबसे पहला एसेट है मेरी एजुकेशन। सालों पहले जब मेरी इस कंपनी में ज्वाइनिंग हुई थी तो मुझे भी इस बात का अंदाज़ा था कि शायद ये जॉब मेरे फ्यूचर के लिए 100% सिक्योर नहीं है। तो मान लो मेरी भी वही कंडीशन थी जो आज तुम्हारी है। बट कुछ ही टाइम के अंदर मैं समझने लगा कि अगर मुझे यहाँ पर लंबे टाइम तक टिके रहना है तो मुझे अपनी स्किल्स के अंदर सबसे बेस्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा सबसे पहला काम सेल्स एग्जीक्यूटिव का था, जहाँ मुझे कंपनी के लिए पर डे के हिसाब से सेल्स निकालनी थी। अब उस टाइम मेरे साथ में जितने भी कलीग्स बैठे हुए थे वो सेल्स निकालने के लिए वही पुराने घिसे पिटे तरीके अपना रहे थे। तो मैंने यहाँ पर इनको फॉलो करने की जगह अपने नए तरीके ईजाद किए, जिनके लिए मुझे कुछ बुक्स और कुछ कोर्सेज बाय करने पड़े। डेफिनेटली यहाँ मेरा पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन मुझे ये क्लियर था कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए आगे चलकर एक एसेट की तरह काम करेगी। और सच में ऐसा हुआ भी। उन बुक्स और कोर्सेज को अच्छे से सीख लेने के बाद मैं ह्यूमन साइकोलॉजी से लेकर पर्सुएशन, स्टोरी टेलिंग, एम्पैथी, नेगोशिएशन, इन सब चीज़ों को इतनी सफाई से यूज़ करने लगा कि सामने वाले के पास कोई रीज़न ही नहीं बचता था कि वो क्यों हमारा प्रोडक्ट ना खरीदे। एंड इसी के चलते मैं अपने बाकी सारे कलीग से कई ज़्यादा सेल्स निकाल पाता था। तुम यकीन नहीं करोगे, बट मेरा 1 साल के अंदर 3 बार प्रमोशन हुआ था
एंड आज तो तुम मेरी पोजीशन और सैलरी देख ही रहे हो। अभी भी अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ और भी सीखना चाहिए तो वहाँ मैं खुद पर इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि ओवर द टाइम वहाँ पैसा लगाना मेरी ग्रोथ में ही काम आता है मुझको। सो ये था मेरा पहला एसेट। अगला एसेट जो मुझे पैसा बनाकर देता है वो है घोस्ट रेंटिंग। अहमद ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम भूतों से किराया लेते हो? अरे नहीं, मैं समझाता हूँ तुमको ये क्या है। देखो, तुमको भी पता है कि अगर तुम्हारे पास कोई स्पेस है, कोई हॉल या कोई घर वगैरह, तो तुम उसको रेंट पर देकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। बट रेंट पर देने के लिए एक अलग घर खरीदना, इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास भी फिलहाल इतने पैसे नहीं हैं कि 50-60 लाख रुपए लगाकर मैं कोई दूसरा घर खरीद सकूं। मेरी तो टोटल सेविंग्स ही 10 लाख रुपए की थी, जो मैंने लगभग 2 सालों में जमा की थी। लेकिन फिर भी मैं रेंटल इनकम कमा रहा हूँ। पर कैसे? अहमद ने बड़ी हैरानी से पूछा। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है एंड आज तो हम पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पर आ चुके हैं। एंड इसी को देखते हुए मुझे ये सालों पहले ही अंदाज़ा लग गया था कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होंगे, जगह चाहिए होगी। बट अगेन, हर कोई अपना खुद का घर अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो मेरे और मेरे 4 कलीग्स ने मिलकर 10-10 लाख रुपए अरेंज किए एंड 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में एक ज़मीन लेकर उस पर 5 मंजिला फ्लैट तैयार करवा दिया। वो फ्लैट जब पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तो उसके हमने हर एक फ्लोर को 13,000 रुपये मंथ के हिसाब से रेंट पर देना शुरू कर दिया। अभी लगभग 6 साल बाद मैं उस रेंटल इनकम से 9,36,000 रुपये रिकवर कर चुका हूँ। एंड अगले साल में इस फ्लैट के साथ साथ इसकी पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर चुका हूँगा। फिर इसके बाद इसकी रेंटल इनकम एज प्रॉफिट मेरे पास आएगी। तुम ये मानो, मुझे इन 6 सालों में मेरी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 9.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। इनफैक्ट अब तो मेरी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है। अब एक बार के लिए ज़रा इमेजिन करो, अगर ये 10 लाख रुपए मैंने यहाँ लगाने की जगह सेविंग्स अकाउंट में रख दिए होते एंड मान लो अगर मुझे उन पर 5% भी इंटरेस्ट मिल रहा होता, तो मेरे ये 10 लाख रुपए 6 सालों के बाद कंपाउंड होकर 13,40,000 के आसपास बनते। मतलब 10 लाख रुपए पर 3,40,000 रुपये, देख रहे हो, आधे से भी कम। तो इसीलिए ये रेंटल इनकम मेरा दूसरा बड़ा एसेट है। मेरा अगला एसेट जो मैंने अभी हाल ही में बाय किया है वो है एक लिमिटेड एडिशन गोल्ड वॉच, जो कि 5 लाख रुपए की है। अहमद ने फिर से सुमित को टोक दिया, अब ये तुम्हारे लिए एसेट कहाँ से हुआ? अरे यहाँ तो तुमने पैसे बर्बाद कर दिए, तुम तो शो ऑफ कर रहे हो। मेरी घड़ी देखो, 250 की है, बट टाइम वही बताती है। अहमद, 3 इडियट मैंने भी बहुत बार देखी है, ये डायलॉग मुझे भी पता है। बट इस घड़ी को लेने का पर्पस मेरा शो ऑफ करना नहीं है, मेरा सीधा पर्पस इस घड़ी के थ्रू प्रॉफिट कमाना है। अच्छा, वो कैसे? देखो, मैंने इसको इसलिए बाय किया है क्योंकि ये घड़ी गोल्ड से बनी है और गोल्ड के दाम हर साल 10 से 11% से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस 5 लाख की घड़ी को अगर मैं अगले 5 साल भी अपने पास रखता हूँ तो उस वक्त मेरी इस घड़ी की वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर लगभग 8,42,000 के आसपास होगी। एंड दूसरा, ये एक लिमिटेड एडिशन वॉच है जो काफ़ी रेयरली लोगों के पास मिलेगी, तो इससे इस घड़ी की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कमोडिटी तुम मान सकते हो मेरा अगला बड़ा एसेट है, जो फ्यूचर में मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा। अहमद ने सुमित से पूछा, सुमित एक बात बताओ, अभी तुम्हारी सैलरी 90,000 रुपये है, 13,000 रुपये तुमको रेंटल इनकम आती है, टोटल होते हैं 1,03,000 रुपये। इनमें तुम घर के खर्चे निकालने के बाद फिर भी बहुत पैसे बचा सकते हो। बट इससे पहले जब तुमको रेंटल इनकम नहीं आती थी तो तुमने 10 लाख रुपए 2 साल में जमा कैसे कर लिए? तुम घर का खर्च कैसे उठाते थे? और पहले तो तुम्हारी सैलरी भी कम रही होगी। तो इस पर सुमित ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने सही कहा अहमद, तुम्हारा ये सोचना जायज़ है, क्योंकि अभी तक मैंने तुमको अपने सारे एसेट्स नहीं बताए। देखो, उस टाइम मेरी मंथली सैलरी 50,000 रुपये थी एंड इसके अलावा मेरे पास कोई और इनकम सोर्स नहीं था। बट जैसा कि मैंने तुमसे कहा, सालों पहले तुम्हारी तरह ही मेरे मन में भी डर था। यही माइंड में चलता रहता था कि बस यही इनकम सोर्स है मेरे पास, किसी वजह से अगर ये बंद हो गई तो क्या होगा मेरा। बट क्योंकि मैं खुद को एजुकेट करने के लिए कई अलग अलग बुक्स खरीदता था, तो वहीं से ही मुझे एसेट बिल्डिंग का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो मैंने फिर बिना ज़्यादा फालतू पैसे खर्च किए इसकी तैयारी जॉब लगने के दूसरे साल ही शुरू कर दी थी। मैंने जैसे तैसे उन 1-2 सालों में 3 लाख रुपए इकट्ठा किए एंड अपने किसी जानने वाले से एक सेकंड हैंड ऑटो खरीद लिया। ये मैंने पर्पसली किया था क्योंकि मेरा एक पड़ोसी था समीर नाम का, जो उस टाइम पर बेरोजगार था, बट वो ऑटो चलाना जानता था। तो उसे मैंने अपने इस ऑटो को रेंट पर चलाने के लिए दे दिया। वो मुझे एक दिन के हिसाब से 700 रुपये देता था, जो महीने के बनते हैं लगभग 21,000 रुपये। हालांकि बीच बीच में उस ऑटो के अंदर कुछ एडिशनल खर्चे भी होते थे,
बट फिर भी मेरी बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के मैं ऑन एन एवरेज 18,000 रुपये तो वहाँ से कमा लिया करता था। तो उस टाइम मेरी एक महीने की कमाई 50,000 नहीं बल्कि 50 प्लस 18 68,000 रुपये थी, जिससे मैं इतने कम टाइम में काफ़ी पैसे सेव कर पाया। वैसे आज भी मेरी इन्वेस्टमेंट पर 2 ऑटो चल रहे हैं जिनका पर डे रेंट बढ़ाकर मैंने 1,000 रुपये किया हुआ है। तो एडिशनल खर्चे काट पीट कर मैं ऑन एन एवरेज मंथली वहाँ से 50,000 रुपये निकाल रहा हूँ। अब ओवरऑल इन सब एसेट्स का अगर मैं निचोड़ निकालूँ तो मंथली कमाई मेरी 90,000 नहीं बल्कि 2 लाख के आसपास है, और वो भी अलग अलग जगहों से। एंड आगे ये कमाई और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसी वजह से मैं तुमको इतना चिल दिखाई देता हूँ, क्योंकि देखो अगर हमारे माइंड में ये होता है कि हम फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आधे से ज़्यादा स्ट्रेस तो हमारा ये सोच कर ही ख़त्म हो जाता है। ये सब सुनकर अहमद की मानो आंखें खुल गईं। उसने भी खुद से ये प्रॉमिस किया कि मैं भी अब अपने पैसे बर्बाद करने की जगह उनसे एसेट्स क्रिएट करूँगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको भी काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी एंड पता चला होगा कि पैसे बर्बाद करने की जगह अगर उसको सही जगह में लाकर उससे एसेट्स क्रिएट किए जाएं तो ऐसा करना आपको फाइनेंशियल तौर पर बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना।